नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी तेज कर दी गई है। सरकार के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2026 के बीच दिल्ली में 2011 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 106 इकाइयां निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं करती मिली, जबकि 78 इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की वैध कांस्टेंट टू ऑपरेट के बिना संचालित पाई गई। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए 44 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है और वही 33 गैर अनुपालन वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ क्लोजर ऑर्डर जारी किए गए हैं। अन्य मामलों में भी पर्यावरणीय नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। पर्यावरणीय नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार सहयोग देगी, लेकिन नियम तोड़ने वाले और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार का अभियान सिर्फ औद्योगिक प्रदूषण तक सीमित नहीं है। सड़क की धूल, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, निर्माण कार्य, कचरा जलाने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने लोगों से प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत ग्रीन दिल्ली ऐप MCD 311 ऐप के जरिए करने की अपील की है। तो वही गाजियाबाद के कनावनी में जमीन के उचित मुआवजे और अपने हक की मांग को लेकर किसानों का धरना 9वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान लगातार धरना स्थल पर जुटे हुए हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो पिछले 22 वर्षों से अपनी जमीन के उचित मुआवजे और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। किसानों का आरोप है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से बातचीत करने के बजाय उन पर कार्रवाई और मुकदमे का दबाव बनाया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार या मंगलवार तक प्रशासन ने उनकी मांगों को लेकर ठोस बातचीत नहीं की और समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और बड़ा किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन अभी तक गैर राजनीतिक रहा है। हालांकि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान संगठन और सामाजिक संगठनों को भी आंदोलन में शामिल किया जा सकता है। किसानों ने प्रशासन से समय रहते बातचीत कर समस्या का समाधान करने की अपील की है। साथ ही साफ कर दिया है कि जब तक जमीन का उचित मुआवजा और उनका पूरा हक नहीं मिलता है तब तक धरना जारी रहेगा। हम अभी देख रहे हैं, सोमवार या मंगलवार तक देख रहे हैं। अगर प्रशासन हमसे वार्ता करता है और ठोस लिखित में या ठोस आश्वासन देता है तो जैसे भी ग्राम समाज मिलकर निर्णय लेगा उसमें देखते हैं। अगर मान लिया नई आश्वासन मिलता है सोमवार या मंगल से, हमारे आसपास के जो 10-15 गांव हैं उन लोगों, कुछ लोग हमारे यहाँ अभी भी बैठे हुए हैं आसपास के गांव के 1-2 गाँवों से, हम आगे उनसे संपर्क भी करेंगे। और जो अन्य संगठन है, चाहे किसान संगठन है या सत्ता है अभी तो वहीं दिल्ली स्थित IIT कैंपस में शनिवार सुबह 31 वर्षीय MSc फिजिक्स छात्र के मौत की सनसनी फैल गई और पुलिस के मुताबिक छात्र IIT दिल्ली के लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की 6ठी मंजिल से नीचे गिरा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टीम और छात्र की दिल्ली कैंपस स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार छात्र सुबह करीब 8 बजे IIT दिल्ली के मुख्य गेट से कैंपस में दाखिल हुआ था, जिसके बाद वो लेक्चर हॉल कैंपस पहुंचा और लिफ्ट के जरिए 6ठी मंजिल पहुंचा। कुछ देर बाद 6ठी मंजिल से नीचे गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्राइम टीम और FSL को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए और शुरुआती जांच में छात्रों के शरीर पर गिरने से चोटों के अलावा किसी अन्य चोट के निशान सामने नहीं आए हैं और पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। छात्र के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस मोबाइल डेटा के जरिए उसकी हालिया गतिविधियों और संपर्कों के जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। तो वह बुलंदशहर सिकंदराबाद के जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित RS फैक्ट्री में काम करने के दौरान 25 वर्षीय मजदूर की गिरने से मौत हो गई। हादसा टावर बनने वाली फैक्ट्री में हुआ, जहां काम के दौरान मजदूर मोहित अचानक नीचे गिर गया।
हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हादसे की जानकारी समय पर नहीं दी गई और वही कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने भी हादसा होने की पुष्टि की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, मजदूर कैसे गिरा और इसमें फैक्ट्री प्रबंधन की कोई लापरवाही है या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मजदूर की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। साथ ही यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य और फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी से जानकारी जुटा रही है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ। तो वही बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में लॉ छात्र अंकुर चौधरी के साथ दबंगों द्वारा बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आधा दर्जन से अधिक युवक छात्र पर लाठी डंडों और पत्थर से हमला करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 20 मिनट तक अंकुर के साथ मारपीट की। इसके बाद छात्र को गंभीर हालत में मौके पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया है। घायल अंकुर चौधरी खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के पहासू रोड निवासी अधिवक्ता अशोक चौधरी का पुत्र बताया जा रहा है। घटना मुरारी नगर बिजली घर नंबर 4 के पास 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जहां कार सवार युवकों ने कथित तौर पर छात्रों के साथ मारपीट की। तो वह मुजफ्फरनगर के बगरा क्षेत्र में बाल कटवाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और दोनों पक्ष के लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चले। पूरी घटना दुकान के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बाल कटवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों की ओर से एक दूसरे के साथ मारपीट की गई। वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे पर हमला करते और बचाव करते नजर आ रहे। घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से घटना की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद विवाद की वास्तविक वजह और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। मामले में आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। वहीं गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। लोकप्रिय बिहार की गली नंबर 3 में एक व्यक्ति पर अपनी ही पत्नी और 15 वर्षीय बेटी को कथित तौर पर हत्या करने का आरोप है। वहीं उसकी 14 वर्षीय दूसरी बेटी भी हमले में घायल हुई है और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्ची को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने मृत घोषित। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालात खतरे से बाहर है बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पति राजा अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 22 अगस्त की रात करीब 12:15 की घटना है और राजा अंसारी मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है और लोकप्रिय बिहार में अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम और 2 बेटियों के साथ वो रह रहा था और मकान चौथी मंजिल पर उसने अपनी दोनों बेटी और पत्नी को मारने का साजिश किया और अंसारी की ने पत्नी बीबी तबस्सुम और बेटी सना तबस्सुम पर हमला कर दिया है और जिससे दोनों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम घायल हो गई है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वारदात के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो वह मुजफ्फरनगर के जानसाट कोतवाली क्षेत्र में कवाल गांव में एक नाबालिग युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती करीब 1 महीने से लापता थी। पुलिस ने 3 दिन पहले उसे बरामद किया था, जिसके बाद युवती को उसके मामा के सुपुर्द किया गया। युवती कवाल गांव में अपने मामा के घर पर रह रही थी। जानकारी के मुताबिक युवती लापता होने का मामला सामने आया था और एक युवक से जुड़े प्रेम प्रसंग का संबंध बताया जा रहा है और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है।
तो वहीं हापुड़ नगर में रविवार को लगने वाली साप्ताहिक पैठ बंद होने से इससे जुड़े छोटे कारोबारियों और मेहनत मजदूरी कर रहे परिवार चलाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पैठ दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर शहर में उपयुक्त स्थान निर्धारित करने की मांग की है। सपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुर्जर ने कहा है कि रविवार की साप्ताहिक पैठ वर्षों से शहर के सैकड़ों छोटे व्यापारियों की आजीविका का प्रमुख साधन है। पैठ में कपड़े, घरेलू सामान, दैनिक जरूरत और वस्तुएं समेत कई तरह के सामान बिक्री होती है। पैठ बंद होने से छोटे दुकानदारों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया है कि पहले सामाजिक पैठ अतरपुरा चौपाला से कोठी गेट और गोल गेट तक लगती थी। बाद में प्रशासन ने इसे रामलीला मैदान में स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि रामलीला मैदान में विवाद उत्पन्न होने के बाद पैठ का संचालन बंद हो गया। और आनंद गुर्जर ने कहा है कि प्रशासन ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए शहर में ऐसा स्थान चिन्हित कराना चाहिए जहां साप्ताहिक पैठ व्यवस्थित तरीके से लगाई जा सके, यातायात व्यवस्था भी प्रभावित ना हो। सपा ने जिलाधिकारी से जल्द स्थान निर्धारित कर साप्ताहिक पैठ दोबारा शुरू कराने की मांग की है। देखिए, आप लोगों को जानकारी में होगा कि लगभग 50 वर्षों से रामलीला ग्राउंड में एक पैठ लगती चली आई थी, जिससे क्षेत्र के हापुड़ के अड़ोस पास के बहुत सारे लोग इस पैठ से अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे थे। इस पैठ का संचालन जो रामलीला कमेटी उसके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ भाजपा के कथित नेताओं के द्वारा उन पर अवैध पैसे की उगाही का दबाव बनाया गया और ना देने पर प्रशासन के सहयोग से इस पैठ को हटाकर इन हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। उसी संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय के पास आज आए हैं। ज्ञापन के माध्यम से महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। इनके बच्चों की फीस, इनके घर का परिवार का खर्च ये लोग नहीं चला पा रहे हैं, ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि पुनः उस पैठ को वहीं लगवाया जाए और उसके बाद अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनकी जगह की प्रशासन कर सकता तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दे, अन्यथा ये लोग बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं। इनका परिवार बिल्कुल भुखमरी की कगार पे है। जो हम लोग इनके साथ खड़े हैं कि हमें वो बर्दाश्त नहीं है। हम हमेशा समाजवादी गरीब मजदूरों की मदद में हमेशा खड़ी रही है और समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से इन लोगों के साथ। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने देर रात करीब 400 किलो मिलावट पनीर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये पनीर अलीगढ़ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने लखनावाली गोल चक्कर के पास से एक वाहन की जांच के दौरान पनीर बरामद किया। जांच में पनीर के पास ऑयल समेत अन्य मिलावट पदार्थ पाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद विभाग ने बरामद करीब 400 किलो पनीर को सुरक्षित रखवाया और सुबह मौके से ही नष्ट करा दिया। सहायक खाद्य आयुक्त सर्वेश कुमार ने बताया है कि बरामद पनीर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लिया जा रहा था और खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार की मौजूदगी में पनीर जांच की गई, जिसमें मिलावट पाए जाने के बाद इसे नष्ट किया गया। खाद्य विभाग के मुताबिक मिलावट खाद्य पदार्थ के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरी से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने साफ किया कि गौतम बुद्ध नगर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सहारनपुर दिल्ली मुख्य राजमार्ग पर ताऊ ढाबे के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कैंटर जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कैबिन में फंस गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद चालक को कैंटर से बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक चालक की पहचान नदीम पुत्र साजिद के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि वो शामली जनपद का रहने वाला है और हादसा उस वक्त हुआ जब कैंटर सहारनपुर दिल्ली मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान चालक का वाहन नियंत्रण से हट गया और कैंटर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसा।
तो वही गाजियाबाद मोदीनगर थाना क्षेत्र की गोविंदपुरी चौकी के अंतर्गत वैशाली इनक्लेव की गली नंबर 4 में शुक्रवार देर रात चोरों ने एक मकान को निशाना बना लिया। चोर घर से करीब 1 लाख रुपए की नकदी और सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गया। परिवार ने चोरी किए हुए सामान की कुल कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई है। परिजनों के अनुसार रात करीब 1:30 बजे परिवार के सभी सदस्य मकान की ऊपरी मंजिला कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान चोर गली में घूमता मकान के पास पहुंचा और मौका देखकर घर में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि चोर गैस पाइपलाइन के सहारा लेकर दीवार पर चढ़ा और मकान के ऊपरी हिस्से में प्रवेश किया। इसके बाद उसने घर के अंदर रखी नकदी और सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात पास के लगे मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में संदिग्ध युवक मकान के आसपास घूमता और वारदात को अंजाम देता दिखाई दे रहा है। तो वही मुजफ्फरनगर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की जगह सोशल मीडिया के लिए रील बनाने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में स्कूल की शिक्षिकाएं फिल्मी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ वीडियो में बच्चों को भी डांस करवाया गया और स्कूल परिसर में स्टंट करते हुए रील बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल रील मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील और पुरकाजी नगर पंचायत क्षेत्र के सरकारी स्कूल की है और वीडियो में कहीं शिक्षिकाएं फिल्मी अंदाज में डांस करती दिखाई दे रही है तो कई बच्चों के साथ डांस करती नजर आ रही है। कुछ वीडियो में स्कूल परिसर में स्टंटबाजी करते हुए रील बनाए जाने का दावा भी सामने आया है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने जांच शुरू कर दी है और सरकारी स्कूलों में लगातार कम हो रही छात्र संख्या के बीच शिक्षकों के रील बनाने को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे। बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने बताया है कि मामला उनके संज्ञान में आते खतौली और पुरकाजी खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए। संबंधित शिक्षिकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया और जांच में यदि वायरल वीडियो की पुष्टि होती है तो तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जैसे ही मेरे संज्ञान में आज ये रील आई है तो तत्काल मैंने दोनों ब्लॉक के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं हमारे खतौली और पुरकाजी उनको जांच कर आख्या देने के लिए बोला है और इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जैसे ही इसकी पुष्टि होती है, इसकी जांच भी की जा रही है सभी चीजों से, इंस्टाग्राम से, तो उसमें आगे कार्रवाई की जाती है। वहीं गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में विद्युत विभाग ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक मामला सामने आया है। सेक्टर ए में हरित पट्टी के पास लगी लोहे की रेलिंग में करंट उतरने से एक बच्चा झुलस गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल है। परिजनों के मुताबिक 21 अगस्त की शाम 4 बजे कुछ बच्चे हरित पट्टी खेल रहे थे और इसी दौरान एक बच्चे का हाथ लोहे की रेलिंग से छू गया। रेलिंग में करंट होने के कारण बच्चे को तेज बिजली का झटका लगा जिससे उसके हाथ में चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय निवासी राहुल सिंह ने विद्युत विभाग को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच की है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आशंका जताई गई है कि हाई टेंशन लाइनों के आसपास लगे बड़े पेड़ों की शाखाएं बिजली के तारों के संपर्क में आती है जिसके चलते लोहे की रेलिंग में करंट उतर सकता है। शिकायत के साथ घटनास्थल और पेड़ों की तस्वीर भी विद्युत विभाग को उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समय रहते कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो सके। तो वहीं थाना भवन में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर दिल्ली निवासी महिला से 42,30,347 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है और पुलिस ने साइबर ठगी की रकम के लेन देन में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के पश्चिम बिहार निवासी बबीना ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने उनके पति से एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार करने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट किया और अलग अलग प्रक्रिया के नाम पर 42,30,347 रुपए के ठग लिए। जांच के दौरान सामने आया कि ठगी की रकम में से करीब 9 लाख रुपए थाना भवन क्षेत्र के सहारनपुर लोहारी स्थित एसबीआई शाखा से जुड़े बैंक खाते पहुंचे थे और अगले दिन 3 चौकों के जरिए 1 लाख, 3 लाख और 4 लाख रुपए यानी कुल 8 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस जांच में ये खाता मुजफ्फरनगर के चारथल क्षेत्र के ग्राम बाढ़ स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर समिति का निकाला गया है और
पुलिस के अनुसार समिति के पदाधिकारियों ने कथित तौर पर लालच में आकर अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया था। मामले में पुलिस ने पंकज कुमार और कड़ोरी मल को गिरफ्तार किया है। 8 लाख रुपए भी बरामद किए। वहीं तीसरे आरोपी गौरव कुमार की तलाश की जा रही है। साइबर जो पकड़ा गया क्या जनपद शामली में हमारे साइबर थाना, साइबर सेल और थाना भवन ने 2 बहुत अच्छे गुड वर्क किए हैं। हमारे यहाँ साइबर मुख्यालय से 2 कंप्लेंट फॉरवर्ड हुई थी और जिनकी जांच के लिए मैंने एएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गठित किया था। उनमें हमारे सीओ क्राइम सीओ सिटी जितेंद्र यादव थे, एएसपी साहब खुद ही उसको सुपरवाइज कर रहे सुमित शुक्ला जी, और थाना भवन एसएचओ विजेंद्र रावत, हमारे थाना अध्यक्ष साइबर थाना विकास, उनकी पूरी टीम, और प्रभारी साइबर सेल भट्टागर सीधे। इसमें लोगों ने बहुत अच्छा 2 गुड वर्क किया। इसमें पहला मामला रेफर हुआ था डिजिटल अरेस्ट का। इसमें जानकारी हुई थी कि एक महिला दिल्ली की है जिसका नाम बबीना है और वो पश्चिम बिहार की रहने वाली है, अपार्टमेंट में रहती है। उनके साथ 43 लाख रुपए का ठगी हुई थी। उनको ठगों ने ये मैसेज किया था, उनसे फ़ोन पे बात किया था व्हाट्सएप कॉल पे कि आपके पति कहीं पर जो है ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं और आप वो गिरफ्तार हो गए, तत्काल आप पैसा ट्रांसफर करने को छोड़ने के लिए। वो महिला उनके झांसी में आ गई। उसने 3 बार में कुल लगभग 43 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे ठगों के अकाउंट में। उनमें से लगभग 9 लाख रुपए हमारे ही जनपद के एक बैंक अकाउंट में आया था। मूलतः चरथावल के रहने वाले 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना एक फर्म खोल रखा है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।